आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले आरक्षण को लाया गया है, जिस मुद्दे पर जो है अभी शहर अहमदाबाद में लोकमुख चर्चा है। काफ़ी ये जो विषय है अभी चर्चा का विषय रहा है। इसके साथ साथ SIR तो है ही, आ ही रहा है 12 राज्यों के साथ साथ गुजरात में भी, लेकिन आरक्षण जो है कॉरपोरेशन चुनाव के पहले दिया गया है। अब समझना ये होगा कि किन किन वार्ड्स में जो है आरक्षण दिया गया है और चुनाव जो कॉरपोरेशन के अपने समय पर होने थे वो अब जो है लेट होंगे या फिर उसी समय पर होंगे, क्योंकि SIR को लेकर भी लोगों में यही चर्चा है कि अब चुनाव पीछे धकेला जाएगा। हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद है मुजाहिद नफीस साहब, सामाजिक आगेवान है, दाऊद कोठारी जो मकतमपुरा से सामाजिक आगेवान है, और घनश्याम सिंह राजपूत एडवोकेट लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी से जो चंद्रशेखर के काफ़ी जो है करीबी रहे हैं। सीधा हम एक एक करके पैनल में आए हुए मेहमानों से बात करेंगे कि कैसे ये मुद्दे को समझाया जाए। कहीं लोगों का ये मानना था कि काउंसिलर के जब कॉरपोरेशन के चुनाव आएंगे तब वो लोग चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं अलग-अलग पार्टियों से, लेकिन अब क्या होगा, कौन वो नुमाइंदे जो लड़ना चाहते थे उन्हें क्या आरक्षण आई है उसके बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है। आवाम यहाँ जो बस्ती है, जो वोट देते हैं, उन्हें ये आरक्षण के बारे में क्या जानकारी है या नहीं है। हमारी चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये साफ करना चाहते हैं। इन जो है मेहमानों के माध्यम से ये जो पॉलिटिकल जानकार हैं, सामाजिक लोग हैं, इनकी जो है जानकारी से आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं। जी नफीस साहब, कैसे लोगों तक हमारी चैनल के माध्यम से ये जानकारी आप दे पाओगे, आरक्षण क्या है? जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे उन्हें भी खास तौर पर ये पता ही नहीं है कि आरक्षण है क्या और यहाँ क्यों लाया गया। इससे मुस्लिम सियासी जो क़यादत है उसको कितना नुकसान होगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप तक का कि उसने इस महत्वपूर्ण विषय पर एक आज परिचर्चा रखी। मैं आपका ध्यान इससे पिछले वाले नगर निगम चुनाव पर ले जाना चाहता हूँ। 2020 में नगर निगम का चुनाव था और उस नगर निगम के चुनाव में सीमांकन भी हुआ था, मतलब डिलिमिटेशन हुआ। और अगर आप उस डिलिमिटेशन और आरक्षण उसको देखें तो डिलिमिटेशन के समय ही बहुत सारे ऐसे इलाके जो नियम विरुद्ध ऐसे इलाकों में शामिल कर दिए गए जहां मुस्लिम थोड़े से सब्सटेंशियल पॉपुलेशन में थे, जैसे सरखेज इलाके में बोपल और घूमा गांव शामिल कर दिए गए। इससे क्या हुआ कि जो दूसरी आबादी है वो उसमें घट और बढ़ गई, तो वहाँ पर एक भी मुसलमान, एक से पिछले चुनाव में एक मुस्लिम कैंडिडेट वहाँ से काउंसलर था और 2020-21 वाला जो चुनाव हुआ उसमें वहाँ पर वो काउंसलर भी चुनाव हार गया, जिसकी मेन वजह थी कि बोपल और घूमा जैसे जो बहुत दूर के गांव हैं उनको शामिल कर दिया गया। आरक्षण जब उस टाइम किया गया तो उस अगर लेटर को आप पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो सीटों का नियमन कर रहे हैं वो अग्रता क्रम के हिसाब से कर रहे हैं, मतलब चढ़ती हुई जो आबादी है उससे नीचे की तरफ लाएंगे। ठीक, अब उसमें करना था तो 20 सीटें SC, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति और उस टाइम पर 17 शायद सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग OBCs के लिए दी गई। अब जब वो अग्रता क्रम था, इस बार का अगर आप नोटिफिकेशन देखें तो उन्होंने आरक्षण में कौन सा फार्मूला अपनाया यही नहीं लिखा है, इस फार्मूले को नहीं लिखा है, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप आरक्षण कर रहे हैं तो आपने कौन से फार्मूले से इसकी गणना की, उसमें आबादी का विवरण है। 2011 की जनगणना के आधार पर आपने सीटों का निर्धारण किया है, वार्डों का निर्धारण किया है, और उस वार्डों के निर्धारण में ऑलरेडी आबादी फिक्स है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी फिक्स है। तो जब पिछली बार अग्रता क्रम में आपने किया तो इस बार तो अग्रता क्रम में नहीं है। अगर आप इस पैमाने पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि मकतमपुरा में जो शेड्यूल्ड कास्ट की जो आरक्षण किया गया वो अग्रता क्रम में नहीं है, वो नीचे से भी ऊपर नहीं चढ़ता है और ऊपर से भी नीचे नहीं आता है। इसका मतलब जानबूझकर आपने किया। दूसरी चीज़, अगर आप पिछला वाला नोटिफिकेशन देखें तो उसमें किस आधार पर धारा धोरण से कर रहे हैं वो उल्लेखित था, और साथ में उन्होंने कहा था कि अगर आपका इस आरक्षण से कोई भी आपत्ति है तो 10 दिन के अंदर आप माननीय आयोग में आप अपील करेंगे। इस बार वो लाइन भी नहीं है। तो आप इसका इंटेंशन को समझिए। हम सब जानते हैं कि इस पूरे देश में और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल इक्वेशन के तौर पर दलित, मुस्लिम
और अन्य पिछड़ा वर्ग का एक गठजोड़ कहा जाता है। उस गठजोड़ को किस तरह से हिंदू मुस्लिम आधार पर टेंस पैदा करके गैर कानूनी तरीके से इंसर्ट करने की कोशिश की जाए। मान लीजिए आपने गैर कानूनी तरीके से आपने मकतमपुरा में एक दलित की सीट दी। अब अगर हम कहें कि यहाँ पर दलित सीट नहीं होना चाहिए तो हमारा झगड़ा किससे होगा? दलित कम्युनिटी से, कि हम दलित के खिलाफ। हम दलित के खिलाफ नहीं है, हम तो आपके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वो उसका कोई फॉर्मूला होना चाहिए कि अग्रता क्रम में आप आएंगे कि नीचे से ऊपर चढ़ेंगे। तो पिछली बार चढ़ा था, तो इसलिए ये एक सोची समझी साजिश है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को खत्म करने के लिए, और बीच में कुछ वार्डों को छोड़ दिया जाता है, उसके नीचे के जो वार्ड हैं उसमें आप ऐसे डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल ही एक तरह से गलत है, और मुझे लगता है कि यहाँ के जागरूक नागरिक और जो जन संगठन है जो इन तरह वंचित वर्गों के अधिकारों के साथ काम करते हैं, वो इस पर संज्ञान लेंगे और इसको माननीय आयोग और हाई कोर्ट में जहाँ पे भी हो, इससे सरकार की बदमाशी को उजागर करेंगे। सरकार की बदमाशी है जनता को लड़ाने की, इस बदमाशी को उजागर करेंगे, और जो सही मायनों में हक है किसी एक समाज का, कम्युनिटी का, लोगों का, उस हक को पाने के लिए लोग प्रयास करेंगे। कोई टाइमलाइन नहीं दिया कि आरक्षण का कोई विरोध है या नहीं है, सीधा थोप दिया गया। वैसे देखो तो मुजाहिद साहब ने जैसे बताया कि एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुस्लिम की जो सियासी ताकत है उसको कम करने की ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप देखोगे तो 22 से 25 जो कैंडिडेट है मुस्लिम कैंडिडेट आते हैं, तो उसमें भी अभी मकतमपुरा में देखो तो 90% आबादी जो है मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ ऐसी सीट डाल के एक मुस्लिम को कम करा है। गोमतीपुर में डाल के गोमतीपुर में मुस्लिम की एक सीट कम करी है, दाढ़ी लिमड़ा में एक सीट कम करी है। तो दूसरे जगह पे डालने के लिए मकतमपुरा मुस्लिम बहुमूल जो इलाका है वहाँ ऐसी सीट डाल के खास करके न पुरुष की, तो उसमें मुस्लिम सियासी ताकत को कम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है। दूसरी बात के कोई टाइमलाइन नहीं दी है और सीधा थोप दिया गया है, ऐसी एक ये बहुत बड़ी साजिश लगता है। काफ़ी समय से हो और इस आरक्षण को कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए आपके चैनल का और आपका धन्यवाद अदा करता हूं। मैं अगर ये बात कहने जाऊंगा तो बात शायद आप किस तरह लेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना आभास था कि चुनाव के पहले कुछ न कुछ ऐसे षड्यंत्र किए जाएंगे जिससे बहुत ही माइक्रो टाइप छुपे रूप से धार्मिक विग्रह पैदा हो। अभी जनता के प्रश्नों के मुद्दों के आधार पर तो सरकार जहां भी इनकी है हर जगह असफल है। अब सरकार का इंटेंशन क्या है, छुपा हुआ जो गेम क्या है, विरोध को ख़त्म करना, चुन चुन के विरोध ख़त्म करना। अब इसमें क्या है, जब ये लोग राम मंदिर के नाम से हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाकर आए सत्ता में, तो इन्होंने अफवाह फैलाई कि हम हिंदू समर्थक है। तो जाहिर है आप हिंदू समर्थक बनोगे तो मुस्लिम आपके विरोधी होंगे। उस मुद्दे को आज भी चलाना है। हालांकि हिंदुत्व का जितना बड़ा नुकसान और हिंदुओं को जितनी बड़ी मार भाजपा और संघ से पड़ी है, चाहे रोजगार के क्षेत्र में, चाहे महंगाई के क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो ये इन लोगों ने किया है। लेकिन इनको दिखाते रहना है कि हम लोग आपका भला चाहते हैं, हम लोग हिंदूवादी हैं। एक बात तो ये हो गई। अब इसको दूसरी बात देखिए, अब यहाँ क्या होता है कि विरोध ख़त्म करना है बात। अब यहाँ मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं कर रहा हूँ। जाहिर है कि मुस्लिम बीजेपी के विरुद्ध जाएगा तो वहाँ दो तरह से ये लोग उनको हरा रहे हैं। नंबर एक, अपने एजेंट मुस्लिम पार्टियों को लाकर, जिसमें ओवैसी वगैरह हैं, उनके भाई के यहाँ कभी रेड नहीं पड़ती, उनके यहाँ कभी रेड नहीं पड़ती, कभी सीबीआई नहीं जाती, कभी उन पर केस नहीं होता, चाहे वो कुछ भी बोल दें। और कांग्रेस के साथ में जो दूसरी विरोधी पार्टियां हैं, उनका जो गढ़ है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, वहाँ कैसे ख़त्म करना, उसका ये फार्मूला है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात कह दूं कि मुस्लिम एरिया के अंदर मुस्लिम जीतेगा, हिंदू एरिया के अंदर बीजेपी जीतेगी, ये बात गलत है, ये सबका भ्रम है। हिंदू एरिया के अंदर ये लोग घोटाले करके जीतते हैं और दिखाते हैं कि हिंदू बीजेपी के साथ है। मैं हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू एरिया में रहता हूँ, कोई बीजेपी के साथ नहीं है। आप बैलेट पेपर से चुनाव करवा लीजिए, आपको सब लहर पहर मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ क्या है कि अब
कैसे इनको कम करना, विपक्ष की ताकत को कैसे कम करना, जो भाजपा विरोधी है उनको कैसे कम करना, और जो मुस्लिम दलित की एकता चल रही है उसको कैसे तोड़ना। जाहिर है कि अगर मुस्लिम यहाँ विरोध करेगा तो किस क्या करेगा, दलित क्या करेगा। तो नेशनल लेवल पे मुस्लिम और दलित की एकता टूटेगी। अगर यहाँ जनरल हिंदू को घुसेड़ा होता, वो पॉसिबल नहीं था, तो लड़वाओ दलित और मुस्लिम को, लड़वाओ दलित और मुस्लिम को। तो ये उसका छुपा हुआ फार्मूला है। ये एक बहुत बड़ा नफरत का फार्मूला है जो जनता नहीं देख पा रही है, जो नहीं समझ पा रहे हैं लोग। आज मुस्लिम विरोध करने जाएगा तो वो तुरंत बोलेंगे देखो मुस्लिम दलित विरोधी है। बात दलित मुस्लिम की नहीं है, बात है जो जहाँ है यार उसको काम करो तो उसका अधिकार दो। अगर 90% मुस्लिम है तो उसको उसका अधिकार दो। अगर चलो आप यहाँ हिंदू घुसड़ते हो तो मैं मांग करता हूँ कि आप हिंदू एरिया के अंदर एक मुस्लिम को अनामत दो ना, क्यों नहीं देते हो? क्या भारत का नहीं है? वो भारत का नहीं है क्या? मैं हिंदू हूँ, क्या मैं अब्दुल हमीद से बड़ा देशभक्त हूँ? क्या मैं अजीम प्रेम जी से बड़ा दानी हूँ? कोरोना के अंदर आपने देखा मुस्लिम मर रहे थे, हिंदू मर रहे थे, मुस्लिमों ने उनकी पूरी मदद की, हिंदुओं ने नहीं की। मैंने क्लियर देखा कि कई लोगों, हिंदुओं के माँ बाप मर चुके हैं, वहाँ मुस्लिम लोग जाते हैं, हिंदू धर्म की रिवाज से वो लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब मुसलमानों के अंदर मान्यता ये है कि मुस्लिम दूसरे का धर्म नहीं मानता। मैंने देखा है कि हिंदू बन के उन्होंने उसका अग्नि संस्कार किया है। इस्लाम कहाँ ख़त्म हुआ? तो ये जो एकता, जो ताकत देश को बचाने के लिए, एकता को बचाने के लिए, धर्म को और लोगों की रक्षा करने के लिए जो मुसलमानों की कुर्बानी है, मैं तो उसका आभारी हूँ। हम लोग ज़बरदस्ती इनको आतंकवादी बना के लाए हैं, ज़बरदस्ती। चलो यहाँ पे मानता हूँ मैं अपराधी था अब्दुल लतीफ़, क्या दूसरे लोग अपराधी नहीं है? और अब्दुल लतीफ़ को पैदा करने वाला कौन, मुख्यमंत्री कौन था? चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। पुलवामा में जो कांड हुआ क्या पाकिस्तान ने किया? सत्यपाल मलिक क्या कह के गए? तो किसी भी तरह मुस्लिम 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 करते रहो और हिंदुओं को अंधेरे में रखो और दिखाओ कि मैं हिंदुओं का शुभचिंतक हूँ, और घोटाले करके जीतते रहो और इसको कहो कि विकास की जीत है, जबकि ये सत्यानाश है। ये चल रहा है मित्र। ये हो सकता है कि आपको लगे कि अहमदाबाद का मुद्दा है, ये अहमदाबाद का मुद्दा नहीं है। इसके अंदर जो नफरत छुपी है, इसके अंदर जो हिंसा छुपी है, वो नेशनल लेवल की छुपी है। खाली कोई मुस्लिम दलित का विरोध करे तो ये नेशनल लेवल पे उसको मुद्दा बनाएंगे, और वो दलित आएगा, दलित यहाँ का पिछड़ा हुआ होगा, गरीब होगा, कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं होगा। इनके पसंद का दलित होगा, वो संघी दलित होगा। तो कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे आग लगाया जाए, कैसे विपक्ष की ताकत तो कमज़ोर किया जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम मुद्दा जिंदा रखा जाए, उसके नए नए प्रयोग हो रहे हैं और ये होते रहेंगे। पोल तो खुल गई आतंकवाद की, तो अब ये लेके आ गए हैं। यही चल रहा है। और मैं देश की जनता से कहना चाहूँगा, मैं केवल जुहापुरा अहमदाबाद की जनता से नहीं कहूँगा, मैं पूरे देश की जनता से कहूँगा कि इनकी मानसिकता के अंदर जो हिंसा छुपी हुई है, जो नफरत छुपी हुई है, जो षड्यंत्र छुपी हुई है, उसको ये समझो, देश की जनता समझे। आज अहमदाबाद में हो रहा है, कल ये पूरे देश में होगा और होता ही रहा है। ये कोई नया नहीं है, होता ही रहा है। धन्यवाद। सारी बातें घनश्याम सिंह, तो ये तो सारी टीवी चैनलों में रिकॉर्ड होकर रह जाएगी। अब इसके सामने आवाज़ कैसे उठाना? कोई ऑप्शन तो दिया ही नहीं आप लोगों को कि आरक्षण का कोई विरोध कीजिए आप, कुछ में चेंजिंग, जैसे मुजाहिद नबी साहब ने बताया कि इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का कोई समय मैं मित्र की बात से सहमत हूँ। ऑप्शन कहाँ देते हैं? जहाँ लोकतंत्र होता है। यहाँ तानाशाही है, नहीं देंगे तो आप क्या कर लेंगे? मेरी मर्जी, नहीं देना है। ये तानाशाही चल रही है। आज ज़रूरत हमको ऑप्शन वगैरह की नहीं है, हमको ज़रूरत है सामूहिक क्रांति करने की। आप नेपाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, आप यहाँ देख लो, श्रीलंका देख लो, उससे ख़राब हालत हमारी है। ये देश की एक एक जनता को समझना चाहिए। मैं ऑप्शन की मांग नहीं करूँगा, मैं सुधार की मांग नहीं करूँगा, ये तो मनमानी है। वो रहम कर रहे हैं क्या? संविधान का नाश कर दिए हैं, सत्यानाश कर दिए हैं। जहाँ भी कोई भी कायदा की चेंजिंग होता है तो वहाँ ऑप्शन होता है। यहाँ तो मनमानी चल रही है, आपको मानना पड़ेगा। तो अपील की तो बात ही नहीं है। या तो आप गुलामी स्वीकार करो या मंगल पांडे बनो। ये देश को सोचना है। कैसे देखते हो सर, कितना सहमत हो घनश्याम सिंह राजपूत की बातों से? और ऑप्शन नहीं है, सामने निकलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। संपूर्ण क्रांति की बात काफ़ी समय पहले से हुई। जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उस टाइम के युवाओं ने उस वक्त की सरकार को उलट दिया था। तो हमारे देश में इस तरह के उदाहरण मौजूद हैं।
कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो गुजरात के हॉस्टल की मेस की फीस बढ़ा देने को लेकर हुआ और बिहार से एक युवाओं की क्रांति हुई। निश्चित तौर पर लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा है और सरकारें एकदम तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही हैं। जनता की आवाज़ को सीमित किया जा रहा है और उनको कोई भी ऑप्शन भी ना दिया जाए, वो निश्चित तौर पर तानाशाही की तरफ जाने वाला है। लेकिन हमको संपूर्ण क्रांति की लड़ाई के साथ साथ जो इसमें जो गड़बड़ियां हो रही हैं, इन गड़बड़ियों को लेकर जिस भी स्तर पर आवाज़ आप उठा सकते हैं, आप न्यायिक प्रक्रिया को बहाल करने की बात उठाएं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया को बहाल करने की बात उठाएं। ये जो कमी है, ये कमी जान के रही कि जानबूझकर ये की गई ताकि लोग कम आपत्तियां आपके सामने प्रस्तुत करें। इसको लेके बाकायदा एक समूहों को, राजनीतिक दलों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को, एक्टिविस्टों को आयोग जाना चाहिए और आयोग में अपना प्रतिवेदन देना चाहिए कि इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी चलाने में नहीं आएगा और आपको हमारी जो ग्रीवांसेस हैं, हमारी जो शिकायतें हैं, उसको सुनना पड़ेगा और कानून सम्मत कोई भी काम करना पड़ेगा। कानून से ऊपर इस देश के संविधान में जो लिखा है उससे ऊपर आप उठकर कोई काम नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता विद्रोह करेगी और जनता आप जैसे सरकारी जो अमला है उसको बदलने के लिए सरकारों को बदलने का काम करेगी। सर, ऐसा लग रहा है कि अब ऐसे समय पर आप लोगों को बिजी कर दिया और आरक्षण लाकर रख दिया, SIR जैसी चीज़ें हैं, क्योंकि आप अभी तो वक्त में आपको मुस्लिम समाज के पूरे जो है लोग हैं जिनको बिजी कर दिया, व्यस्त। आप जगह जगह मीटिंगों में भी हाजिरी दे रहे हैं। 2014 से इस देश के तमाम वंचित वर्गों को लाइन में खड़ा रखने का जो पूरा षड्यंत्र हुआ है ताकि लोग अपने अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बातों को भूल जाएं और अपने आप को अपने ही नागरिक साबित करने में, अपने राशन लेने में, अपनी सब्सिडी लेने में वो अपने जीवन और समय को खर्च कर दें। आप बीते 12-13 साल का आप अगर रिकॉर्ड उठाएंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे देश के वंचित वर्गों को उलझाने का काम किया है। मुसलमानों का तो इशू किसी न किसी तरीके से जिंदा रखना है। पहले कहा कि वक्फ जहाँ पर हाथ रख देता है वहाँ हो जाता है। अरे वक्फ हाथ नहीं रख देता है, वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ तो कोई इंसान करता है। तो ऐसा एक मिसकंसेप्शन किया गया जिसके आधार पर पूरा कानून बदला गया और उसको लेके अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। फिर आरक्षण आ गया, उसके बाद SIR, बिहार में जो फजीहत हुई, 68 लाख वोट काटे गए। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद वो संख्या नीचे घटी और आधार कार्ड को मान्य रख के किया गया। तो जब जब लोगों की ताकत ने संविधान सम्मत तरीके से उठाया है तब तब उनको छोटी बड़ी मिक्स तरह की जीत हासिल हुई है। इसलिए फिर से कहता हूं कि हम सब लोग, सारे समूह, राजनीतिक दल चुनाव आयोग की इस मनमानी के ऊपर चुनाव आयोग में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अगर चुनाव आयोग नहीं सुनता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर और जनता के बीच में गोलबंदी करके इस तरह के काम करने वाली सरकारों को बदलने का काम करें। जिस तरह से आप पंचायत से लेकर लोकसभा का जो है कार्यकाल आपने मख्तमपुरा की सीटों का देखा, कैसे देखते हो यही आरक्षण अगर विधानसभा में दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सीट से छुटकारा मिलेगा यहाँ की आवाम को? हो सकता है कि विधानसभा की आने वाले 27 में कोई मुस्लिम कैंडिडेट विधायक बनकर आ सकता है? देखो, इसमें खास करके ना अपने जो वेजलपुर विधानसभा की जो बात करें तो वेजलपुर विधानसभा अभी जनरल में है। उसमें मुस्लिम वोटों की संख्या देखो तो बिल्कुल कम है, 1,20,000 की टोटल देखो तो 3,60,000 का वोटिंग है और उसमें मुस्लिम जो वोटर देखो तो 1,20,000 है। तो ये जो अभी SIR आएगा उसमें मुस्लिम वोट बढ़ेंगे और मुस्लिम वोटों की संख्या बढ़ेगी और 2027 में जो ये नया सीमांकन आएगा उसमें एक अलग विधानसभा की, वैसे वोटिंग के हिसाब से देखो तो एक अलग विधानसभा बन सकती है। मख्तमपुरा ये बर्फ़ की फैक्ट्री वाला सब पूरा एरिया सब ले ले तो एक विधानसभा बन सकती है। जो अगर ऐसा किया जाए तो एक मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से MLA बन के जा सकता है। बाकी ये जो पिछली बारी जैसे हुआ था कि भाई दाणी लिमड़ा नदी पार करके ने दाणी लिमड़ा इधर डाल दिया था, वेजलपुर की सोनल से लेके ने आगे की जो से है सरखेज में डाल दिया गया था, ऐसे मुस्लिम वोटों को जो पिछली बारी भी काटा गया था। तो इस बारी भी जो ऐसा कोई हथकंडा अपनाया गया और ऐसे सीमांकन किया गया
तो यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट आने की कोई शक्यता नहीं है। तो यहाँ के जो राजकीय लोग हैं, राजकीय पार्टी है, उनको अभी से सजाग हो जाना चाहिए। और ये अगर सीमांकन होता है तो सीमांकन से पहले उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। और अगर मुस्लिम वोटों को काटने की बात करें तो हाई कोर्ट में जाने की भी इनकी तैयारी रखनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। वरना विधानसभा में भी ये मुस्लिम सीट, जो मुस्लिम बहुमूल इलाका है, फिर भी मुस्लिम कैंडिडेट यहाँ से नहीं आएगा। और एक कैंडिडेट जो अभी पहले 12 से 13 कैंडिडेट आते थे, अभी उसमें से घट के अभी एक रह गया है। अभी वो एक शक्यता यहाँ बन सकती है, मगर जो सीमांकन में मुस्लिम वोटों को काट दिया जाएगा तो ये सीट भी नहीं आएगी। कैसे देखते हैं, मुखालिफत आप हर बार करते रहते हो सरकार की, ये जो आगे वालों से हमने बात की, समाज को लेकर इनका जो दर्द रहता है, तो इनकी तरफ से कई बार हाई कोर्ट में PIL की गई है। आपकी मुखालिफत है सरकार से, मुस्लिमों का दर्द भी है, मुस्लिमों को लेकर कोई आपकी आवाज़ हाई कोर्ट तक पहुंची है? PIL की आप लोगों ने या आने वाले दिनों में करोगे? मैं सबसे पहले आपको अपने भाई के दिए गए बयान के विषय में अपने विचार व्यक्त कर दूं। हमारे साथी ने कहा कि इस व्यवस्था के विरुद्ध हमको कोर्ट में जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही लोकसभा चुनाव गया। लोकसभा चुनाव के अंदर गांधीनगर सीट से लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी जयश्री बेन चुनाव लड़ रही थी। वहाँ मैं भी था, अमित शाह नहीं थे, उनके एडवोकेट थे। तो उनकी एफिडेविट के अंदर जो जज लोया कांड है उसका जिक्र नहीं था। तो एक एडवोकेट ने उनका विरोध किया कि भाई एफिडेविट के अंदर जो आपकी क्रिमिनल स्टोरी है वो होनी चाहिए। तो कलेक्टर साहब जो भी वहाँ चुनाव अधिकारी थे, उन्होंने ओरल उस बात को नामंजूर कर दिया। एक बात मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये कहता हूँ, और मैं भाई के विचारों से असहमत होता हूँ कि इस सरकार की मनमानी के लिए न्यायतंत्र मर चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल। आप एडवोकेट और ये कह रहे हो? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। मुझे किसी बात की वो परवाह नहीं है, कोई भय नहीं है, जो करना है मेरा कर लो, उसको मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। नरेंद्र मोदी की आप सर्टिफिकेट की बात नहीं कर सकते हो, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। जब यह दुनिया का पहली ये स्टोरी है कि किसी के एजुकेशन का आप मांग नहीं कर सकते हो कितना पढ़ा लिखा है। उसमें कारण ये है, इनकी मजबूरी ये है कि विधानसभा चुनाव में और पहले के चुनाव में जो इन्होंने अपना एजुकेशन दिया है उसमें और इनकी जो फर्जी डिग्री बनी, दोनों में अंतर आ रहा है। अब आपके एफिडेविट के अंदर गलती आएगी तो आपका चुनाव रद्द होगा, तो उसको ढकना कैसे, उससे बचना कैसे? तो उस पर ऐसा स्टे ला दो कि कोई टच नहीं करे, जो टच करेगा वो जेल जाएगा। इसलिए ये एक फर्जी ऑर्डर लाया गया। अब इस तरह के गलत ऑर्डर आ रहे हैं। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के समय में एक ऑर्डर आया कि आप मस्जिद खोद सकते हो। क्या ये हिंदू मुस्लिम को लड़वाते रहने का ऑर्डर नहीं है? न्यायतंत्र का काम है कि ऐसे आप ऑर्डर पास कीजिए जिससे शांति व्यवस्था, देश की एकता बनी रहे। तो न्यायतंत्र, मैं खुद वकील हूँ, लेकिन आज का न्यायतंत्र पॉलिटिकल दबाव के अंदर है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि PIL करो, चाहे यहाँ करो चाहे वहाँ करो, टाइम बिगाड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 2014 के अंदर ONGC से 1 लाख करोड़ रुपए का रिलायंस ने तेल लिया था। रिलायंस ने तेल के पैसे नहीं दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी की सरकार, कोर्ट में गई। कोर्ट ने 10,000 करोड़ रुपया का ऑर्डर किया। हम लोग खुश हो गए कि रिलायंस के विरुद्ध 10,000 करोड़ का ऑर्डर हुआ। मैं बात करता हूँ 90 लाख करोड़ कहाँ गए, 90,000 करोड़ कहाँ गए? तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप बात को समझिए, ये नुकसान किसका हुआ? ये नुकसान किसका हुआ? देश का हुआ कि नहीं? तो मैं वकील हूँ, वो मेरी मजबूरन आज रोजी रोटी है, लेकिन मैं वर्तमान न्यायतंत्र के व्यवस्था से सहमत नहीं हूँ। बहुत भ्रष्टाचार घुस गया है हर जगह, पूरा पॉलिटिकल ऑर्डर आ रहे हैं। और अब एक ही मेरा प्रयास है कि देश के अंदर न्यायतंत्र और सारी बातों से हटके क्रांति होनी चाहिए। और न्यायतंत्र की मैं एक बात कहूँ आपको, इन लोगों ने अभी एक कानून पास किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध आप फरियाद नहीं कर सकते। अरे कानून तो ऐसा होना चाहिए कि जो भी अपराधी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। तो आप ऐसा चुन के कानून क्यों लाते हो? इस कानून के पीछे लाने का मकसद क्या था? कि घोटाले करो और इसको बचाओ, घोटाले करो और इसको बचाओ। तो ऐसी सरकार से हम कानून की उम्मीद करें और बिके हुए कानून पे हम डिपेंड हो जाएं, तो ये तो आत्महत्या करने वाली बात है। मेरे पास एक ही रास्ता है, पूरा क्रांति।
जन क्रांति, इसके अलावा मैं किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करता। यही मेरा प्रयास है, यही मेरी सोच है और यही मेरी जनता से प्रार्थना है कि आपके पास सामूहिक जन क्रांति के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है, वरना स्वीकार करो कि आप गुलाम हो। चलिए, तो इन तीनों सामाजिक आगेवान और जो है पॉलिटिकल सूझबूझ रखने वाले इन तीनों मेहमानों के साथ हमारी चैनल ने बातचीत की। हमारे व्यूअर्स को ये एक हेल्दी चर्चा आप तक ये पहुंचानी थी कि किस तरह से आरक्षण को समझा जाएगा, आरक्षण आएगा तो कैसे जो है मुस्लिम क़यादत को एक साइड पे रखा जाएगा, एक तरफ जो है दलित को, दोनों को लड़ाने की भी कोशिश की गई इस डिबेट में। ये भी चर्चाएं हुई। खास तौर पर ऐसी डिबेटें अगर टीवी चैनलों पर होती है तो वहाँ पर कुछ बातें जो हैं रोक दी जाती है, काट दी जाती है, जो आप तक पहुँचाना जो हम लोग चाहते हैं वो नहीं पहुँचती, और ये जो मेहमान आप तक जो मैसेज देना चाहते हैं वो नहीं पहुँचते हैं। आप तक समाचार के माध्यम से, मुस्लिम ऑफ गुजरात के माध्यम से ये पहल की गई है और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि इसी तरह से पॉलिटिकल जो है चर्चाएँ हमारी चैनलों के माध्यम से होती रहेगी, ताकि जो मुस्लिम तबके के, दलित तबके के जो है पिछड़ा समाज है उन तक पॉलिटिकल जानकारियाँ पहुँचे। ऐसे जो सामाजिक आगेवान हैं और जानकार हैं, सूझबूझ रखते हैं, ये तीनों लोग, ऐसे और भी लोग हैं जो सामाजिक आगेवान हैं, पॉलिटिकल सूझबूझ रखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और आप तक चैनल के माध्यम से हम आपके तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। खास तौर पर इन तीनों का बहुत शुक्रिया, ये मेहमान अपने कीमती समय को निकाल कर जो आज खास इस मुलाकात में पहुंचे हैं, तो इन तीनों का खास बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप तक समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।